अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, आज जो है हमारा जो है वो सिक्स लेसन है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा बस वेट कर लें, 5 मिनट, बच्चे जैसे ही ज्वाइन होते हैं फिर हम शुरू करते हैं इसको। स्क्रीन क्लियर है, नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, आपको वो मिल गया पीडीएफ जो अभी भेजी है मैंने थोड़ी देर पहले? चलें ठीक है। वो अभी ना यस सर। उसकी रीडिंग भी करेंगे ज़रा। वो कुछ स्टूडेंट्स के बकौल वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट है वो हम डिलीवर करें आज उसके हिसाब से इंशाल्लाह। चलें ठीक है, इतने इतना से ही शुरू करते हैं, ठीक है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सो बच्चों, लास्ट टाइम जो है हमने ज़रा एक इंटेंस हिस्ट्री का सेशन कवर किया था। मुझे पता वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि वो हमें कुछ लेसन्स देता है हिस्ट्री के बारे में और एथीज़म की। हमने एथीज़म की हिस्ट्री को एथीज़म की डेफिनेशन के हिसाब से बयान किया है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, उसमें यह है बस खुदा का इनकार करना। तो हमने शुरू में जो क्या कहते हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से जब बात करें ना, तो हमें बहुत कम एथीस्ट मिलते हैं और उसकी कोई हिस्ट्री भी कोई ख़ास नहीं है, और हमारे पास कम ही है इस तरह के अध्ययन जो कि सिर्फ खुदा को इनकार करके चलते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ बड़े रिलीजन्स के अंदर ना कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बुद्धिज़्म एक ऐसा एक रिलीजन है जो कि एज सच गॉड की एग्जिस्टेंस को रिक्वायर नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये इंडिफरेंस टुवर्ड्स गॉड है, ना कि उसकी कोई एक्टिव रिजेक्शन है। ठीक है, तो हमने ये वाली बात की थी। अच्छा, जब हम फिर क्रिश्चियन हिस्ट्री की तरफ आते हैं ना, तो क्रिश्चियन हिस्ट्री में एथिज़म को हम दूसरी डेफिनेशन के साथ देखेंगे। वो डेफिनेशन जिसमें एक किस्म का हम सेक्युलरिज्म को जोड़ते हैं साथ। याद रखें, देखें, हमारे नज़दीक जो हमारे यहाँ जो एथिज़म है, एथिज़म की जो बुनियाद है और जो हमारे कल्चर के अंदर जो एक्चुअली में बुनियाद है ना, वो सेक्युलरिज्म के साथ आई है। और सेक्युलरिज्म जो है वो चीज़ है कि दीन की इन्वॉल्वमेंट इन सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर से निकाल दी जाए। उस चीज़ को निकालने वाले काम को हम सेक्युलराइजेशन कहते हैं, यानी कि दीन को किसी चीज़ में या किसी शोबे में से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। और सेक्युलरिज्म की एक बहुत बड़ी ये थी कि इसकी जो आप कह लें कि ये एक किस्म का एथिज्म की स्प्रेडिंग है। उसमें ये है कि वो कहते हैं कि आपके डे टू डे काम के अंदर, डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ है, जो सोशल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर दीन का कोई अमल दखल नहीं है, या उसके बगैर भी जो है ना काम चल जाता है। तो ये जो सेक्युलराइजेशन है, ये जो आजकल का ज़माना भी ना इसी तरह की लपेट में आया हुआ है, जिसमें हर बंदे का जो डे टू डे है वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंड कैन बी डिफरेंट
फ्रॉम गॉड, ठीक है। यानी उसमें गॉड की कोई इंटरवेंशन या रिक्वायरमेंट उसके सोशल पॉलिटिकल अफेयर के अंदर नहीं होती, ठीक है। और अगर रह गई है तो बराए नाम के तौर पर रह गई है। तो ये जो इसकी इस चीज़ की जो बुनियाद है ना, वो क्रिश्चियन हिस्ट्री के साथ आई है, ठीक है। और इस क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर सेक्युलरिज्म ऐसी चीज़ है जो अभी भी बाकी है, ठीक है। उसके अंदर एथियस्ट जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग एथियस्ट हैं, जैसे वो लोग जो कि खुदा के इंकारी हैं, वो कभी उसमें कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी हिस्ट्री हमने भी पढ़ी कि देखें कभी वे कम हो गए ये लोग और फिर दोबारा वापस आ गए। और ये यानी खुदा को खुलेआम इनकार करने वाले लोग जो है ना, वो उनकी हिस्ट्री एक अलहदा चल रही है, ठीक है। और एक एडिशनल हिस्ट्री ऐड हो गई है जो कि सेक्युलरिज्म की हिस्ट्री है। जब सेक्युलरिज्म की हिस्ट्री आती है ना, तो उसमें मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि देखें वो सबको अफेक्ट करता है। अब चाहे जो खुदा पे यकीन रखता है या नहीं रखता, वो सिस्टमेटिकली सिस्टम के तौर पे वो क्या कर रहा है कि वो एक किस्म का जिंदगी ऐसी जी रहा है कि जिसमें अगर खुदा का आंसर निकाल भी दिया जाए तो एज सच उसकी डेली लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें बच्चों, पुराने ज़माने में लोग इस तरह नहीं होते थे। खुदा का अमल दखल हर जगह होता था। उनकी पॉलिटिक्स में होता था, उनके सोशल अफेयर्स में होता था, उनकी इकोनॉमिक्स में होता था। उसमें खुदा के डर को इन्वोक करना, खुदा के बारे में बात करना, और मतलब यानी सिर्फ बात करने के तहत नहीं, मतलब अगर वो कोई चीज़ की जाती है या किसी का ख्याल रखा जाता है या किसी का मामला किया जाता है, तो हर सोसाइटी के अंदर तकरीबन खुदा का उसमें कोई ना कोई आंसर मौजूद है। और वो इस तरह इन्वॉल्व हुआ है कि उससे निकलना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी पुरानी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर बहुत कम मिकदार में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि खुले खुलेआम जो है खुदा के इनकारी होंगे, ठीक है। और ये हमारे सिस्टमेटिक परमियंस जो है ना, वो अब आके शुरू हुई और उसकी हिस्ट्री क्रिश्चियन हिस्ट्री के साथ है। अब हमने लास्ट टाइम क्या कवर किया था, हमने अदर देन जो अर्ली हमने यहाँ पर हमारी जो इवेंट्स टिल नाउ, ये जो आपके सामने एक स्लाइड बनी हुई है ना, ये उस चीज़ की है कि जो भी हमने पूरी हिस्ट्री कवर की थी, बस एक शॉर्ट फॉर्म। 6th सेंचुरी में हमने कहा कि पहले ट्रेसेस ऑफ अर्ली इंडियन फिलोसफी में चरवाका ऐसे थे जो कि थे जिसमें मटीरियलिस्ट और मादा परस्ती का जो आंसर है उससे जो है वो ये चीज़ जुड़ी थी एथीज़म की। फिर उसके बाद हमने ग्रीक फिलोसफर्स की बात की, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के इंकारी वगैरह थे। फिर उसी ग्रीक सेंचुरी के अंदर ही एक किस्म की दोबारा उजागर हुई, जो है क्या कहते हैं, जब प्लेटो आया तो दोबारा से जो है ना वो दीन की जो मतलब यानी दीन और खुदा परस्ती जो है वो वापस आई। फिर उसके बाद जो है फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पर सामने दरमियान वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है फास्ट फॉरवर्ड 16th सेंचुरी। उससे पहले जो है वो खुदा और खुदा की अंडरस्टैंडिंग, उसका रेन पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल और इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, सबके अंदर बहुत गहरे तरीके से मौजूद था, ठीक है। और फिर जब प्रोटेस्टेंट इनिज्म आया है और पॉलिटिकल एलिमेंट्स, यानी पॉलिटिकल एक इख्तलाफ हुआ था किसके साथ, चर्च के साथ। बच्चों ये क्या इख्तलाफ ये था, और उसके अंदर ही इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल इख्तलाफ था। वो कहता था कि चर्च की पावर को उन्होंने बाकायदा कम किया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये मेनली मामला हुआ था, क्योंकि ये था कि देखिए बादशाह जो है ना, बादशाह अपनी जितनी भी हुक्म और हुक्मरान की अथॉरिटी लेता था वो चर्च से लेता था। अब ये कोई बुरी बात नहीं थी इसमें, क्योंकि चर्च जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मीडिएटर के तौर पर काम करती है। किस किस्म का मीडिएटर, बिटवीन पीपल एंड द स्टेट, ठीक है। कि चूंकि जब तक चर्च मौजूद थी ना, तो वो ये करती थी कि वो लोगों की जो सेंटिमेंट है, उनकी जो ख्यालात हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो इमोशंस है, उसका ख्याल रखती थी, और साथ साथ वो स्टेट को भी ऑथराइजेशन देती थी, ठीक है। अब मसला ये होता था कि अगर एक चीज़ आउट ऑफ लाइन जाती है, अगर लोग आउट ऑफ लाइन जाते हैं, तो जो स्कॉलरली बॉडी है, जो क्रिश्चियन बॉडी है, जो चर्च की बॉडी है, वो उनके उनके ऊपर जो वर्किंग करती थी और उनको बताती थी कि आपकी ड्यूटी जो है वो स्टेट के साथ है इन इन मामलों में। और अगर हुक्मरान जो है आपे से बाहर होते हैं और खुदा के मामले को मतलब इग्नोर करते हैं, या खुदा की इंटरवेंशन या चर्च की इंटरवेंशन को इग्नोर करते हैं, तो फिर उनके ऊपर ये होता है कि अवाम को वो अपने साथ कर सकती है। तो एक किस्म का चेक एंड बैलेंस का एक इंस्टीट्यूशन जो होता था, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में चर्च अदा करती थी। और अभी भी देखें, अभी भी जो उलमा का रोल है उसमें ये मामला मौजूद है, ठीक है। और ये बड़ा ज़रूरी मामला है कि एक इंटरमीडिएट पार्टी होनी चाहिए कि जो कि रूलिंग क्लास है, जो कि आपको के ऊपर हुक्मरानी करती है उनका, और वो चीज़ें जो राया है, जो कि अवाम है, उसके दरमियान एक इंटरमीडिएशन मौजूद हो, ठीक है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरिया है इस कम्युनिकेशन का। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगी तो टायरनी होगी, ठीक है। और इनके अपने राइटर्स ने खुद इस बारे में बात किया था, क्रिश्चियन राइटर ने भी, कि इसका जो चर्च का ख़त्म होना है बीच में से, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में से, ये इस तरह की, इस वजह से जो कत्लो गारत भी, जो 19 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा कत्लो गारत फैला है, वो उसकी एक बुनियाद वो इस चीज़ को भी कहते हैं, क्योंकि हुक्मरान और राया के दरमियान की जो इंटरमीडिएशन है वो ख़त्म हो गई और लोग एक सेक्युलर सिस्टम की तरफ चले गए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 1700 और 1800 के अंदर ये थिंकर्स आए, जॉन लॉक, थॉमस पाइन, एमिनुअल कांट और ये वो, और इन्होंने बुनियाद रखी इम्पेरिसिज्म की और पॉजिटिविज्म। ये लफ्ज़ मैंने दोबारा बोले हैं। एम्पेरिसिज्म और पॉजिटिविज्म वो ख्यालात हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि ये मादा परस्ती के वो ख्यालात हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब तक आप मादे को छू सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जो आप 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वही चीज़ असल है, वही चीज़ हक है, उसके अलावा चीज़ हक नहीं है। तो इन लोगों ने इस आइडिए को फ़रोग देने में जो है वो आप कह लें कि एक इंस्ट्रूमेंट थे ये, यानी उन्होंने इस चीज़ को करार दिया था, जो आगे 1700 1800 वाला है। अच्छा, फिर अगला जो था 1800 से 1900 के दरमियान, यहाँ पर पॉजिटिविज्म, और 1900 ऑनवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिविज्म तो आई भी 1900 के बाद थी। फिर डीइज्म, साइंटिज्म, एम्पेरिसिज्म, इसमें जॉन मिल्टन, एडम स्मिथ, विलियम पेली, वोल्टायर, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, ये लोग आए। और फिर पॉलिटिकल एथीज्म जो है वो सामने आया। और पॉलिटिकल एथीज्म के साथ जब सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना और ये वो सारी चीज़ें आए, इनके अंदर जो है मेनली जो है फिर ये प्रॉपर जो ये वाला खुदा के इनकार करने वाला एथीज्म है, ये बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है। और जब ये फैला उसके बाद जो है फिर इसका डिक्लाइन आया 19 ये मैंने लिखा हुआ है 1900 से 2000 के दरमियान, एजे एयर और एंथनी फ्लू। तो इनकी फिर जो है उसके बाद ये हुई थी कि इसमें डिप भी आया, फिर दोबारा जो है ये मामला ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अब जो रीसेंट फिनोमेना है, जो हम सन 2000 से आगे डिस्कस करेंगे, वो न्यू एथिज्म का है। लेकिन इसमें ना एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रह गया था, ठीक है। और वो लास्ट टाइम भी जो है ना वो रिजवान लड़के ने जो है वो राइज किया था, हम उसको कवर करेंगे। वो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक चीज़ ये है कि जो आजकल पोर्ट्रे किया जाता है ना, वो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ना, ये हमेशा से किस चीज़ के दरमियान रही है, ये दीन और साइंस के दरमियान रही है, दीन, साइंस और साइंटिस्ट के दरमियान रही है, ठीक है। तो बच्चों ये बात जो है ना सरासर गलत है और झूठ है, ठीक है। द रियल कॉन्फ्लिक्ट इज मोरल फाउंडेशंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी क्या वजह बनी थी एक्चुअली में जो है इस डिक्लाइन की, इसमें यानी चर्च से दूरी की और सेक्युलराइजेशन बढ़ने की। उसकी एक्चुअल ये थी कि इसकी 3 वजूहत थी। एक तो ये थी कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जो चर्च है, वो जो है वो हट गई पॉलिटिक्स से, ठीक है। दूसरा है इनकी अपनी आपस की अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म की, कैथोलिसिज्म की, और इनकी वजह से जो है ना ये काफ़ी मामला ख़राब हुआ, जिसकी वजह से आपस के अंदर जो है ना ये लड़ते थे, ठीक है। आपस में इनकी डिस्कशंस होती थी खुदा की नेचर के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। और एक और जो मामला हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो ये था कि इन्होंने मोरल फाउंडेशंस नहीं बनानी शुरू कर दी। यानी इन्होंने ना, एक मोरल का मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई का जो मेयार है ना, उन्होंने खुद अपने दिमाग को, अपनी रीज़न को बनाया। उन्होंने कहा कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है, और खुदा के बगैर इन्होंने जब मोरल फाउंडेशंस बनानी शुरू की, या उनके स्ट्रक्चर्स को मतलब यानी दी, तो फिर दरअसल ये हो भी नहीं सकता था, यानी चर्च जो है वो कभी भी पॉलिटिक्स से दूर हो भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके होने की वजह ही ये हुई थी कि जब इनके पास एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए अच्छाई और बुराई का फ़र्क कर सकते हैं। जब अच्छाई और बुराई का फ़र्क किया जा सकता है बगैर खुदा की इंटरवेंशन के, तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई भी काम जो है वो हमें उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें खुदा की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। तो जब ये मॉरल फाउंडेशन बनी, और मज़े की बात है ये वो लोग थे जो कि खुदा पे यकीन रखने वाले लोग थे, ठीक है। इन्होंने खुद ये चीज़ इसलिए बनाई, लोग कहेंगे यार ये पागल थे, इन्होंने ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कई राइटर्स ने बकायदा इस बात पे लिखा कि आप जो है ना खुद अपने हाथों से जो है ना अपने दीन को ख़त्म कर रहे हो। लेकिन वो उसको इस तरह नहीं देखते थे, वो इस तरह देख रहे थे कि ये जो हमारी अंदर की लड़ाइयाँ ना, उनको ख़त्म करने का क्या तरीका हो सकता है। तो उस तरीके की सोच और डगर के अंदर उन्होंने ना ये चीज़ें जो हैं वो निकालनी
शुरू कर दी बीच में। ठीक हो गया। तो ये जो है वो एक्चुअली में समरी थी इसकी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बकले एंड गैविन, ये एक ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ, देखें ये एक वजूहात नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी राइटिंग्स हुई हुई हैं कि जिन्होंने इन वजूहात को सामने लेके हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा आर्ग्यू दैट शिफ्टिंग हैपन प्राइमली ड्यू टू इंटरनल आर्ग्यूमेंट अबाउट नेचर ऑफ गॉड। इनके जब खुदा, वही जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि खुदा की नेचर के बारे में इनकी बहस शुरू हो गई कि खुदा किस तरह का होता है, किस चीज़ का बना होता है, क्या चीज़ होती है खुदा। तो इन बहसों मुबाहिसों के अंदर जो है ना, इन्होंने खुद एक किस्म की अपनी पैर पे कुल्हाड़ी इस तरह मारी कि खुदा को जो है ना उन्होंने एक ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल स्टडी बना दिया, यानी उसको एक मादे के ताबे कर दिया। ठीक है। उनका मकसद बुरा नहीं था। मज़े की बात बताऊँ, मकसद ये था कि कुछ लोग ना एक आर्ग्यूमेंट देते थे कि खुदा के वजूद के बारे में जो है वो हमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने चाहिए। ठीक है। और उस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने के मतलब यानी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने इस किस्म की फॉर्मुलेशंस करना शुरू कर दी और इस किस्म के आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर दिए, जिसके अंदर उनके लिए जो फिर खुदा के वजूद प्रूव होता था उसके लिए उसको पहले मटेरियल realm के अंदर लाना पड़ा। तो ये वाला जो मामला है ये बड़ा मतलब यानी अफसोसनाक था। फिर ये हुआ कि emerge eminently from move to a conception of God as transcendence as his essential property to God having material property। वही जो बात है कि खुदा को पहले ट्रांसेंडेंस माना जाता था। मुराद ये है कि जो अल-उलू का अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला इज़ अबव एंड बियॉन्ड, यानी सबसे ऊपर है और सबसे आला है सबसे। और ये सिर्फ ऊपर डायरेक्शन की सूरत में नहीं है, इस सूरत में भी है कि यानी वो इन मटेरियल अशिया से, इन मादी चीज़ों से जो है वो बढ़कर है, ऊंचा है और बाहर है इससे, मतलब यानी इसकी कैद में नहीं है, इससे मुराद ये है। लेकिन उस कैद से छुड़वा के इन्होंने पहले उसको मटेरियल प्रॉपर्टी दी गॉड को, और ये नेचुरल थियोलॉजी का एक सब्जेक्ट इन्होंने बनाया। और ये किस्म के दरमियान हुआ, हैपन प्राइमरली बिटवीन न्यू एज थिंकर्स मेनली इंक्लूडिंग प्रोटेस्टेंट्स, यूनिटेरियंस और अदर्स एंड चर्च। ठीक है। यानी वैसे तो कुछ ये प्रोटेस्टेंट थिंकर के दरमियान ही ज़्यादातर हुआ है, लेकिन कुछ जो है वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। हिस्ट्री को ये बताना या ये पोर्ट्रे करना कि ये साइंस का आपस में था और साइंस की लड़ाई और फिर इवेंचुअली साइंस जीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। यही जो मैंने ऊपर आपको वजूहत बताई हैं, असलियत उसकी ये थी। ठीक है। और इसके अंदर बाकायदा इसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि कैथोलिक चर्च खुद जो है वो सबसे बड़ी पेट्रियन थी साइंस की। ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर, साइंटिफिक रिसर्च, ऑर्फनेजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स ऑफ यूरोप फर्स्ट यूनिवर्सिटीज। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ही इनके अंडर होती थी। ठीक है। तो और बल्कि जो एलीट क्लास है, जो पढ़े पढ़े लिखे वाली क्लास है, वो होती ही चर्च के इर्द गिर्द या चर्च वाले लोगों के पास है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरी, क्रिश्चियन क्लर्जीमैन थिंकर्स हैव बीन फोरफ्रंट इन स्टडिंग नेचर, मैथमेटिक्स एंड मोशन ऑफ स्टार्स। ठीक है। कुछ हमारी भी हिस्ट्री इसी तरह की है कि हमारे जो दीनी स्कॉलर्स हैं वो फोरफ्रंट में होते थे इन सारी चीज़ों की स्टडी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, नेचर के अंदर, स्टार्स के मोशन के अंदर। वही चीज़ें जो इनकी थोड़ी मिलती जुलती हैं, हमारी भी इसी तरह थी। ठीक है। फिर आता है एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मेंशन्ड बाय रैंडल स्मिथ। वो कहता है कि चर्च मेनली अपोज साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट चर्च फेल्ट क्वेश्चन द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ चर्च। हाँ जी। यहाँ कुछ कहते हैं कि देखें, अगर चर्च ने कुछ चीज़ों को के ऊपर सवाल उठाया भी था, ठीक है, तो मेनली उन चीज़ों पे सवाल उठाया था जो ऐसे आइडियाज़ जो उनकी अथॉरिटी और पावर को पर सवाल उठाते। ठीक है। तो भाई ये तो हर कोई कर जारी बात है, जो भी किसी भी अथॉरिटी और पावर के ऊपर आप सवाल उठाओगे तो उसके ऊपर रिटेलिएशन तो होनी होनी है। तो ये उन्हें कहा था कि सिर्फ उन डिस्कवरीज और उन साइंटिफिक डिस्कवरीज जिनका मकसद चर्च की अथॉरिटी और पावर को कर्टेल करना था, उनके मामले में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन हुआ ये कि ये दिखाया गया कि भाई ये तो चर्च वाले हमेशा से ही, यानी अभी भी मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अभी भी जो यहाँ पर भी जो नैरेटिव चलता है यार, ये जब भी कोई टीवी आता है या कोई भी चीज़ आती है तो ये पहले हराम का फतवा कर देते हैं और फिर उसको हलाल करने बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। हमारे असूल होते हैं। ठीक है। अगर आप वाकई में उन फतावा जात को देखें, उन पे गौर करें, ठीक है, उनको इग्नोर करें जो कि छोटे छोटे मतलब यानी हर जगह से निकल आते हैं, लेकिन जो मेरी हमारी मेन बॉडीज़ हैं जैसे कि दारुल उलूम है
देवबंद है, उनसे निकलने वाले फतवाजात, या जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं उनके जो फतवाजात जो हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो आप देखेंगे कि आउटराइट रिजेक्शन नहीं है टेक्नोलॉजी की उस तरफ। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बकायदा जो है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है कि वो ये चीज़ है कि ये किस तरह जो है अफेक्ट करती है, और होनी भी चाहिए। मैं एक बेसिक बात हूँ, होनी चाहिए। क्योंकि देखें, हर टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह नहीं है कि जैसे वो एक छुरी है कि आपने पकड़ा, उसे कत्ल कर दिया, और अपनी मर्ज अगर उसे मतलब ये नहीं, छुरी है तो छुरी का ये मतलब नहीं है, उससे आप बटर भी लगा सकते हैं, अपना मक्खन भी लगा सकते हैं अपने ब्रेड के ऊपर, और किसी को मार भी सकते हैं, ये यूज़र पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। देखें, कुछ जो होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो कि अपने इंसानों के लिए मुज़र हों। ठीक है, स्पेशली फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंसेज के अंदर हम किसी भी चीज़ को हलाल या हराम कहने से पहले एहतियात का मामला लेते हैं। जिस तरह सिगरेट के मामले में शुरू में जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं, मकरू करार दिया गया था, और बाद में जब उसके हेल्थ फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स जो है वो सामने आ गए तो फिर उसको हमने क्या कहते हैं वहाँ पर हराम करा दिया। उसके मकरू हलाल इस वजह से नहीं था कि जैसे ये कोई चीज़ इस तरह की, उस चीज़ की यूटिलिटी और हेल्थ की बुनियाद पर जो है वो चीज़ बनती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट थीसिस। इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट थीसिस कहते हैं। ठीक है, कि साइंस और रिलीजन हमेशा से लड़ाई में थे, ये कॉन्फ्लिक्ट थीसिस इसको कहलाया जाता है। ये जो इसका फैलाव है ना, इसके लिए दो बंदे बहुत मशहूर थे, एक विलियम ड्रेपर, जॉन विलियम ड्रेपर, और एंड्रयू डिक्सन वाइट। इन दो की किताबें थी, इन्होंने पूरी किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड रिलीजन और इसके ऊपर, और इस तरह की इन्होंने किताबें लिखी जिसकी वजह से ये कई चीज़ें जो है ना एक किस्म का स्टैंडर्ड सा करिकुलम का हिस्सा भी बनी। और जब ये अमेरिका के अंदर करिकुलम में पढ़ाई गई और यहाँ पर ब्रिटेन में भी, तो ये वो चीज़ जो है इस वजह से लोगों का माइंडसेट जो है ना वो इस तरह का बना। अब there is consensus among historians of science that the thesis has long been discredited, which explain the rejection of thesis by contemporary scholars। ठीक है, और इसके अंदर ये आपके पास ना ये सारे रेफरेंसेस मैंने इसलिए डाले हैं कि आप भी जो है यूज़ कर सकें कि कॉन्फ्लिक्ट थीसिस जो है अब जो है वैलिड नहीं। उसके अलावा भी वेटिकन काउंसिल ने भी जो है, जिसमें उनका पोप जॉन पॉल था, उसने भी यही बात की है, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन साइंस एंड चर्च आर नॉट रियल। ठीक है, उसके अलावा भी ये इसके फिर इसके, हाँ, ये एंड पे जो आखिरी पॉइंट है, ये बकायदा बताता है कि ये जो बंदे हैं, ये जो हैं, ये सारे जो हैं, ये ना सिर्फ क्रिश्चियन थे, इनमें से कई तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मतलब यानी रिलीजियस किस्म के लोग थे। इसमें मिनरोलॉजी की जो बनाने वाला एग्रीकोला, मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोइन लेवाइजर, ये नाम आपने सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ी। मॉडर्न एटोनॉमी वेसालियस। ठीक है, स्टेनो। बैक्टीरियोलॉजी में काइशर एंड पास्चर। ठीक है, जेनेटिक्स में मेंडल, मेंडल खुद पादरी था। ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में डेकार्ट्स भी खुदा पे यकीन रखने वाला था। हेलियोसेंट्रिक कॉस्मो कोपरनिकस भी खुदा पे यकीन रखने वाला था। एटॉमिक थ्योरी बॉस्विच भी, बिग बैंग थ्योरी, वो भी जो बिग बैंग थ्योरी वाला है वो भी पास्टर था। अब ये सोचने वाली चीज़ है कि मतलब इनकी बड़ी बड़ी जो साइंस की जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके अंदर ये लोग मौजूद थे जो कि ये कभी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझते थे। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बाद में 18वीं सदी में इन दो की किताबों के बाद जो है ये फैलना शुरू हुआ। अच्छा, तो देखें, मिथ्स प्रमोटेड बाय न्यू एथिज्म। ठीक है, ये वर्ड वैसे मुश्किल है, प्रोमोट रिलेटेड, लेकिन मुराद उससे यही है। तो एक एथीस्ट प्रोफेसर है रोनाल्ड एन नंबर्स, उनकी किताब है, मैं अभी आपसे ये यही डिस्कस करूंगा और हम इसी का ही जो है वो सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस है, मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन में। ठीक है ना, और इनकी किताब है मिथ्स एंड ट्रुथ इन साइंस एंड रिलीजन। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर इन्होंने ये सारी लिस्ट जो है ना वो लिस्ट की है कि जो कि एथीस्ट ने फैलाई हुई हैं। हालांकि खुद भी एथीस्ट है, मजे की बात है, लेकिन एग्नोस्टिक यानी वही बात है। तो मिथ, सबसे बड़ी मिथ ये इनके अल्फाज हैं कि द ग्रेटेस्ट मिथ इन हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड रिलीजन होल्ड्स दैट दे हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मिडिवल चर्च सुप्रेस ग्रोथ ऑफ साइंस, ये भी बात बिल्कुल गलत है, अभी हमने यही कवर किया। फिर मिडिवल क्रिश्चियन थॉट दैट अर्थ वाज फ्लैट, ये बहुत बड़ा जो है ना वो मामला है। मैं ना ज़रा आपको दिखाता हूँ रीड करके इसमें। अच्छा,
बच्चों ये मेरे पास बुक है रोनाल्ड एल नंबर्स की। ये ना डिफरेंट ऑथर्स ने ना मिलके लिखी है। इसका नाम है गैलीलियो गोज टू जेल एंड अदर मिथ्स अबाउट साइंस एंड रिलीजन। ठीक है। और ये एडिट किया रोनाल्ड एन नंबर्स ने। अब इसके अंदर जो है बकायदा इसने जितनी स्टोरी है इसके जो है ना चैप्टर्स हैं, इसकी दो वर्जन आपके लिए। ये इतनी ये पॉपुलर हुई काफ़ी। और इसने ये ना सिर्फ ये जो आपके सामने ये मिथ लिखी हैं, ये अराउंड 25 मिथ्स इस किताब में, अराउंड 25 मिथ्स इस किताब में। और इसकी दूसरी एक किताब है ये वाली, न्यूटन्स एप्पल। ठीक है ना, न्यूटन्स एप्पल। हमास भाई वो जी जी। हमास भाई ये ना ब्लर हो रहा है, चूंकि आपने वो ब्लर किया है अपना बैकग्राउंड, तो बुक ब्लर हो जाती है। ये बुक अच्छा ठहरे है ना आपको। ब्लर बैकग्राउंड यहाँ से फौरी तौर पर अगर हो सकता है तो खत्म हो गया। अच्छा हाँ। जी खत्म हो गया। अच्छा एक ये किताब है, ठीक है, इनकी इन्हीं की, ठीक है, ये है न्यूटन्स एप्पल एंड अदर मिथ्स अबाउट साइंस। ठीक है। ये भी शायद ये पहले पब्लिश हुई थी या नहीं, ये बाद में हुई थी पब्लिश। इसके अंदर ना ये वाली 27 मिथ्स इसके अंदर है। ठीक है। और इसमें डिफरेंट ऑथर्स हैं, यानी इसके अच्छे भले कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें। और इसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर्स आप कह लें कि खुद जो है वो एथीस्ट हैं, लेकिन एकेडमिक प्रोफेसर हैं, वो समझते हैं कि क्या मसला हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें एक सैड हिस्ट्री है कि जो ये फैलाएगी। दूसरी ये गैलीलियो गोज टू जेल। अभी ये अब जैसे ये है कि मिडिवल चर्च क्रिश्चियंस थॉट द अर्थ वाज फ्लैट। ठीक है। हालांकि जो इसमें पूरा ये चैप्टर है ये वाला लेस्ली बी कॉर्मैक का, ठीक है, इसके अंदर ये डिटेल में जाती हैं कि हिस्ट्री, बल्कि उसमें ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड जो बात थी वो ये थी कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट फ्लैट बल्कि राउंड। ठीक है। और ये ग्रीक साइंस ने जब इस्टेब्लिश की थी, इसके अलावा नहीं इनकी देखें देखें ये हम काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है। इवन बीसी से पुरानी बात है कि हम स्टार मैपिंग करते हैं, चार्टिंग करते हैं, कोर्स ट्रेजेक्ट्री करते हैं, इस तरह की नेविगेशन करते हैं। ये नेविगेशन पॉसिबल ही नहीं है फ्लैट अर्थ के अंदर उस तरह की। ठीक है। जिस लेवल की नेविगेशन होती है, स्टार्स का यूजेज होता है, उनकी मटेरियल होता है, ये चीज़ें जो हैं ये जब तक आपके पास एक राउंड कंसेप्शन ऑफ अर्थ नहीं है उसमें इसकी एक्यूरेसी नहीं आ सकती सही तरीके से। और जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज भी जो डिस्कवर हुई हैं उसके अंदर हमें इस चीज़ की इंडिकेशन काफ़ी क्लियर है कि लोग जो है उनके यहाँ स्टैंडर्ड आइडिया अर्थ के उसका होने का था, राउंड होने का था। उसके अलावा भी लोग समझते थे कि डिफरेंट इलाकों पे सूरज का निकलना और गुरूब होना डिफरेंट है। ठीक है। और इस वजह से चूंकि वो ट्रैवल करते थे, ये चीज़ें करते थे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता था। और वो डिफरेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए ये बात साबित होती थी। अच्छा इसके अलावा ये बकायदा ये लिस्ट इसमें मौजूद है। ठीक है। मैं आपको पढ़ देता हूँ कि कब से मामला था। ग्रीक जोग इसमें है कि scholars in antiquity developed a very clear spherical model of the earth and heavens. Every major Greek geographical thinker, including Aristotle, Eratosthenes, Ptolemy, and his geographical astronomical work theory and that the earth was a sphere। ठीक है। ये 384 BC से बात हो रही है। ठीक है। जो हमारे पास है। उसके बाद भी लाइक वॉज ऑल ऑफ द मेजर रोमन कमेंटेटर्स। ठीक है। इंक्लूडिंग प्लाइनी एल्डर 23 to 79 AD, पॉम्पियनस मेला, ठीक है, 1st century AD, मैक्रोबियस 4th century AD agreed that the earth must be round. Their conclusions were in part philosophical. A spherical universe required a sphere in the middle, but were also based on mathematical and astronomical reasoning. And most famous was Aristotle's proof of sphericity of the earth, an argument used by many thinkers in the Middle Ages and Renaissance. और बच्चों ये सिर्फ यहाँ कॉमन नहीं था, हमारे यहाँ कॉमन भी है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि इमाम इब्न तैमिया ने जो है ये इसका इजमा नकल किया है बकायदा कि जो अर्थ जो है, जो हेवनली बॉडीज हैं इंक्लूडिंग द अर्थ, वो राउंड है। ठीक है। और उन्होंने इब्ने अब्बास की एक स्टेटमेंट से ये लिया है, जिन्होंने जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास की एक स्टेटमेंट मिलती है वो उनके, जिसके अंदर कि वो ऑल हेवनली बॉडीज जो हैं वो राउंड है, और ऑल के अंदर उन्होंने अर्थ को भी इंक्लूड किया। ठीक है। ऑल दो हमारे पास दूसरी रवायात भी हैं कि जिसमें वो बताया जाता है कि एक समुंदर के ऊपर और फिर वो जो है मतलब यानी एक कछुए की बैक पे, और ये वाली चीज़ें। दरअसल ये वाली थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती थी और कुछ जो है वो इधर से कॉपी ओवर हुई हैं। लेकिन वो एक तो
उनकी उन हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी ज़रूरी नहीं है इस्टेब्लिश हो। और इसराइलियात के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हमारे स्कॉलरली बॉडी है उसके अंदर हमें काफ़ी क्लियर जो है ये वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। देखिए हमारे पास फ्लैट अर्थ वाले भी स्कॉलर्स हैं, ये नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि उस वक्त दूसरी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी। फ्लैट अर्थ वाले तो अभी भी करते हैं, मज़े की बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर जितने भी मशहूर प्रॉपर हमारी जो स्कॉलरशिप हुई है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी और स्टडी और ये वो सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है मामला राउंड अर्थ का ही लिया गया, ठीक है, स्फेरिकल अर्थ का। तो ये मैं कह रहा था कि सिर्फ ये एक नहीं, कई मिथ्स जो है जो ये एथीस्ट जो है फैलाते हैं, जिनकी वजह से जो है ना आपको एक आप हम एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का बनाया जाता है, एक आपको एक व्यू दिया जाता है, लेकिन है ही नहीं ऐसा कभी भी, ठीक है। मिडिवल इस्लामिक कल्चर वाज इन हॉस्पिटेबल टू साइंस, ये सबसे बड़ी मिथ है। द मिडिवल चर्च प्रोहिबिटेड ह्यूमन डाइसेक्शन, ये और भी चीज़ें हैं। कोपरनिकिज्म डिमोटेड ह्यूमंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉस्मोस, ये वाली भी चीज़। ये सारी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मिथ्स हैं, ठीक है, डिसप्रूवन। जियोर्डिनो ब्रूनो वाज फर्स्ट मार्टर ऑफ मॉडर्न साइंस, इसको कहा जाता है कि ये जी ये साइंस का शहीद था और इसका पता नहीं क्या क्या। इसकी भी पूरी स्टोरी इस किताब में मौजूद है। और इस तरह की गलेलियो का, कि वो गलेलियो गलेली का बहुत मशहूर था कि जी जिसने वो फैदर और वो नीचे फेंका और ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी जिसने दरियाफ्त की है, तो वो वाला बंदा उसको भी उन्होंने कहा है, लेकिन उसकी भी असली स्टोरी कुछ और है, ठीक है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और डार्विन तो है ही, क्योंकि डार्विन को जिस तरह वो समझते थे कि डार्विन, तो ये वो दो किताबें हैं, ये उनकी फोटोज भी आप देख सकते हैं कि रोनाल्ड एंड नंबर्स ने, एक न्यूटन्स एप्पल एंड अदर मिथ्स अबाउट साइंस और दूसरी गैलीलियो गोज टू जेल। जो भी इंटरेस्टेड है इस सब्जेक्ट के अंदर वो इन किताबों को जो है वो डिटेल में पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, अब आते हैं जो मैंने आपसे वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, मैं ज़रा उसके ऊपर आपके पास आता हूँ, ठीक है। विल स्टार्ट विद दैट, लेट मी ओपन दैट अप फर्स्ट, ठीक है। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट, और आप भी बेशक अपने सामने खोल लें और मैं यहाँ पर भी डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी वो उसकी उस बहस के ऊपर है कि गॉड बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, व्हाई एंड हाउ गॉड बिकेम ए क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। तो बच्चों मास भाई, ये, सॉरी। जी जी, मास भाई, वो मेरा ख्याल है मीटिंग जब एंड होती है तो वो फिर वेट टाइम आ जाता है। हम्म, हम मीटिंग रीस्टार्ट ना करने, चले कर लेते हैं, मैं अभी बंद 10 मिनट फिर वेट हो जाता है उसमें। ठीक है ठीक है, ओके, मैं बंद कर स्टॉप।